सो वेलकम गाइस टू द इनविजिबल गुरु। आज हम लोग वापस आ गए हैं और जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये सबसे पहला चैप्टर जो हमें कवर करना है दैट इज़ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो चलो दोस्तों चालू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ये क्या चैप्टर है, इसका क्या मीनिंग है, क्या पर्पस है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि रेसिडेंट और सिटीज़न ये दोनों बीच में क्या फ़र्क है, दोनों शब्दों के बीच में। तो इसको थोड़ा बेसिक सा समझ लेते हैं कि सिटीज़न का मतलब होता है नागरिक और रेसिडेंट का मतलब होता है रहवासी। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो सिटीज़न मतलब आप जिस कंट्री को बिलोंग करते हो, जहाँ पे आपकी नेशनैलिटी है, वहाँ पे आप उसको सिटीज़नशिप कहते हैं। लेकिन रेसिडेंशियलशिप मतलब यहाँ की जहाँ पे आप रहते हो या जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो, उस प्लेस को हम लोग उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कहा जाएगा। अगर डिटेल में पढ़ा जाएगा तो रेसिडेंट मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप इंडिया के हो, यू आर बॉर्न बॉटम इन इंडिया, तो आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हो गए। लेकिन आप पिछले कई सालों से यूएस में रह के यूएस में बिजनेस कर रहे हो या आप यूएस में जॉब करते हो, तो आप वहाँ के रेसिडेंट बन जाओगे। कुछ सालों के बाद आप यूएस से उठ के किसी और कंट्री में चले गए, फॉर एग्जांपल जापान। अब जापान जाने के बाद भी वहाँ पे आप 8-10 साल काम करते रहे, तो यू बिकम अ रेसिडेंट ऑफ जापान, बट अगेन यू विल रिमेन एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। आप सिटीज़न इंडिया के ही रहेंगे। तो आई होप सो आपको रेसिडेंट और सिटीज़न वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। सिटीज़नशिप रेयर केसेस को छोड़ के अदरवाइज कभी चेंज होता नहीं है, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो हर साल चेंज हो सकता है। तो हम ही जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज हमें इसमें ये देखना है कि कौन से कैटेगरी के लोग या कौन से कैटेगरी ऑफ पीपल या पर्सन्स कम अंडर द टॉपिक ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो पहले हम ये देखेंगे द पर्पस ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर इज टू फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे एसएससी असेसमेंट या प्रीवियस ईयर इन सब चीज़ को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप उसको रेफर कर सकते हैं बेसिक वर्ड्स के लिए जो आपको इसमें ना समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो दो तरीके की कैटेगरी हो सकती है, आइदर यू कैन बी अ रेसिडेंट इन इंडिया और यू कैन बी अ नॉन रेसिडेंट। अगर आप नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आते हो तो उसके अंदर कोई सब कैटेगरीज नहीं है, बट अगर आप रेसिडेंट हो तो यू हैव टू प्रूव वेदर यू आर अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यानी कि अगर आप रेसिडेंट प्रूव हो जाते हो तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप ऑर्डिनरी के कैटेगरी में आते हो या नॉट ऑर्डिनरी। उसके बाद फॉर अ रेसिडेंट एसएससी वुड वर्ल्ड इनकम दैट इज इंडियन प्लस फॉरेन इज टैक्सेबल, वेयर फॉर अ नॉन रेसिडेंट ओनली इंडियन इनकम इज टैक्सेबल। यानी कि अगर कोई एसएससी, ठीक है, उसके जो हम कह सकते हैं कि वो रेसिडेंट है, तो उसके लिए पूरी वर्ल्ड इनकम काउंट होगी, मतलब उसको इंडियन प्लस फॉरेन इनकम दोनों पे टैक्स भरना है। लेकिन अगर कोई नॉन रेसिडेंट होगा तो उसको सिर्फ इंडियन इनकम पे ही टैक्स भरना है। इससे रिलेटेड एक और चैप्टर है स्कोप ऑफ इनकम, जिसको हमने अपने अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो आप उसको भी ज़रूर रेफर करना। ये पॉइंट आपको उसमें 100% और क्लियर तरीके से समझ में आएगा। आगे बढ़े तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेसिडेंशियल स्टेटस का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग वाले एग्जांपल में बता दिया कि आपकी सिटीजनशिप हमेशा एक ही होगी, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस जो है आपका वो हर साल चेंज हो सकता है। इसीलिए फोर्थ पॉइंट में कहा गया कि हेंस अ फॉरेन सिटीजन कैन बी अ रेसिडेंट इन इंडिया, सिमिलरली एन इंडियन सिटीजन कैन ऑल्सो बी अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अगर आप इंडियन सिटीजन हो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया के रेसिडेंट होंगे। यू कैन बी एन इंडियन सिटीजन बट यू आर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कैसे पता चलेगा कि हम रेसिडेंट है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे सेक्शन 6 को रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दो पार्ट मिलेंगे। बेसिक कंडीशन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर बताया गया है कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैसे प्रूफ करना है, जबकि एडिशनल सेक्शन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए के अंदर बताया गया है कि वो ऑर्डिनरी आता है या नॉट ऑर्डिनरी आता है। तो ये हो गया हमारे सेक्शंस। इनको और डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ टू सेटिस्फाई द कंडीशन। तो पहले हम लोग बेसिक कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। बेसिक कंडीशन को आपको सॉल्व करना है। ये कंडीशंस क्या है ये आपको आगे फॉर्मेट में हम लोग ज़रूर बताएंगे। तो पहले आपको बेसिक कंडीशन सॉल्व करना है, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये जो बंदा है, ये जो एसएससी है, वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर नॉन रेसिडेंट है तो फिर कोई बात नहीं, आपका सम वहीं समाप्त हो जाएगा। अगर वो रेसिडेंट है तो आपको एडिशनल कंडीशंस को यूज़ करना पड़ेगा और आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को एक बार वापस रिपीट करके देखिए। और मैं आपको एक बार रेफरेंस के लिए वापस बताता हूँ कि अगर
हमें पहले बेसिक कंडीशन सॉल्व करना है। बेसिक कंडीशन सॉल्व करके हमें पता चलेगा कि ये बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर नॉन रेसिडेंट आता है तो उसकी कोई सब कैटेगरीज नहीं है, बट अगर वो रेसिडेंट है तो उसको एडिशनल कंडीशन को यूज़ करके ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी। अगर आगे बढ़े तो कैटेगरीज की बात करेंगे तो द टाइप ऑफ पर्सन दो कैटेगरी में आते हैं, नॉर्मल और एक एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन कैटेगरी को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इनको छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरीज होगी एग्जिस्ट करती होंगी वो सारी नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। अब बात अगर एक्सेप्शन की करेंगे तो एक्सेप्शन में सबसे पहला आता है इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर फॉरेन बॉस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये पहली कैटेगरी है। दूसरा है इंडियन सिटीजन ऑन एन इंडियन शिप एज अ क्रू मेंबर और स्टाफ, और तीसरा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट। ये तीन कैटेगरीज ऑफ लोग हैं जो एक्सेप्शन के रूल में आते हैं, वो नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आएंगे, इनको एक्सेप्शन में गिना जाएगा। सम करते वक्त इनको सॉल्व करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज होगा। दोस्तों फॉर्मेट यहाँ पे सेम रहेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, द फॉर्मेट विल रिमेन द सेम बट द मेथड टू सॉल्व द सम विल चेंज इन केस ऑफ एक्सेप्शन कैटेगरी। तो ये समझने के लिए आपको पहले आगे फॉर्मेट समझना पड़ेगा। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि एक्सेप्शन कैटेगरी क्या है, थोड़ा डिटेल में लेंगे कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया से बाहर जा रहा है, मेरे वर्ड को एकदम ध्यान से सुनना, इंडियन सिटीजन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से वो बाहर जाके जॉब करेगा और वहाँ पे जो उसका बॉस होगा, वहाँ पे जो उसका एम्प्लॉयर होगा वही कोई फॉरेनर होगा, ठीक है, तब ये कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, ये एक्सेप्शन कैटेगरी जाएगी। या वो इंडिया से बाहर जाके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा है तो भी कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, एक्सेप्शन। अगर यहाँ से बाहर जाने के बाद आप कहीं काम कर रहे हो और आपका जो एम्प्लॉयर है वो इंडिया ही है या इंडियन ही होगा तो फिर आप एक्सेप्शन कैटेगरी में नहीं आ सकते। यहाँ पे हर एक वर्ड हर एक कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। दूसरी जो कैटेगरी है वह इंडियन सिटीजन ऑन एन इंडियन शिप एज अ क्रू मेंबर ऑफ स्टाफ, यानी कोई इंडियन सिटीजन किसी इंडियन वेसल पे, शिप पे, जहाज पे एज अ क्रू मेंबर ऑफ स्टाफ काम कर रहा होगा तो आप इसको एक्सेप्शन कैटेगरी में गिन सकते हैं। अगर उस शिप पे गेस्ट है या वहाँ पे घूमने गया हुआ है तो, या किसी और पर्पज से गया होगा तो वो एक्सेप्शन कैटेगरी में नहीं आएगा। या तो वो शिप इंडियन नहीं होगी तो वो एक्सेप्शन कैटेगरी में नहीं आएगा, वो खुद बंदा इंडियन नहीं है तो एक्सेप्शन कैटेगरी में नहीं आएगा। इट शुड बी इंडियन सिटीजन, इंडियन शिप, क्रू मेंबर, स्टाफ। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी जो कैटेगरी आती है, दैट इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग इंडिया फॉर विजिट। कोई इंडिया घूमने आ रहा है और जो बंदा इंडिया घूमने आ रहा है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब कोई ऐसा बंदा, वो चाहे किसी और कंट्री को बिलोंग करता होगा, किसी और कंट्री का सिटीजन होगा, बट वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसके कोई रिलेटिव इन द फैमिली, इन द ब्लड रिलेशन इज फ्रॉम इंडिया, चाहे मॉम डैड हो या उसके दादा दादी होंगे या परदादा कोई होंगे, जो इंडिया से रिलेटेड है, वो इंडिया से बाहर गए। अब ये वो बंदा वहाँ पे जाके वहाँ का सिटीज़न बन गया, वहाँ पे पैदा हुआ, वहाँ का सिटीज़न बना है, वहाँ पे पला पड़ा है, और ऐसा बंदा अगर इंडिया में घूमने के मकसद से आएगा तो वो एक्सेप्शन कैटेगरी में हो जाएगा। किसी ने पूछा सर ये घूमने के मकसद काम करने आ रहा है, बिजनेस करने आ रहा है, तो नॉर्मल कैटेगरी में जाएगा। एक्सेप्शन कैटेगरी में आने के लिए स्ट्रिक्टली ही शुड बी कमिंग इंडिया फॉर विजिट। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को थोड़ा और अच्छे समझेंगे। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन देखिए, फॉरेन सिटीजन प्लस बिलोंगिंग टू इंडिया। A person shall be deemed to be a person of Indian origin if he himself or either of his parents or any of his grandparents were born in India including undivided India। यानी 1947 से पहले, 1947 से पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर इन तीनों में से ये तीनों कंट्री एक ही थी, अगर आपको पता होगा तो 47 के बाद फिर बंटवारा हुआ तो ये तीन अलग अलग कंट्री में बट गए। लेकिन अगर 47 से पहले इन तीनों देशों में से किसी भी एक पार्ट में अगर आपके फादर, ग्रैंडफादर पैदा हुए होंगे और उस बंटवारे के बाद फिर बट आप शिफ्ट हो गए किसी और कंट्री के अंदर, तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के कैटेगरी में आते हो। इट इज़ एज सिंपल एज समवन इन योर फैमिली बिलोंग्स टू इंडिया, चाहे आप किसी और कंट्री के रेसिडेंट क्यों ना हो। इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं जो हम लोग सम्स जो हम करेंगे, इसका जो दूसरा पार्ट ऑफ वीडियो आएगा उसके अंदर जब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल और सम लेंगे तो मैं आपको ज़रूर ये वाला ट्रिक भी उसके अंदर बताऊंगा। उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको सम्स करते वक्त ध्यान देना पड़ता है, जो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मेट के अंदर ही बता दूंगा। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खाली इसको पढ़ लीजिए। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन करते वक्त इन डिटेल बताने वाला हूँ। कमिंग टू द फॉर्मेट गाइस, तो ये बेसिक सा फॉर्मेट है जो बहुत लोग मार्केट में इसको यूज़ करते हैं, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ बुक्स के अंदर, मार्केट में बहुत सारे बुक्स है, इसको पैराग्राफ वाइज लिखा जाता है, दे एक्सप्लेन द आंसर इन अ पैराग्राफ। सम फॉलो दिस फॉर्मेट,
आपको जैसा जमता है वैसे कर सकते हैं। टैक्स के अंदर इस चैप्टर के लिए कोई फॉर्मेट फिक्स पर्टिकुलर नहीं है, ना कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन दिया गया है। आपको वो कंडीशन जो है उसको फुलफिल करना है, रादर देन मेकिंग अ फॉर्मेट और गोइंग फॉर अ पैराग्राफ वाइज। बट फॉर्मेट जो मेथड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी सिंपल होता है, तो मैं इसी को सजेस्ट करूँगा। मैं आपको कुछ 4-5 सम्स भी इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा, आप फॉलो कर सकते हो। आपको लगा नहीं हमें पैराग्राफ मेथड ज़्यादा यूजफुल लग रहा है, बिंदास कीजिए। एट द एंड द कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम, वो तो चेंज नहीं हो सकता, सेक्शन चेंज नहीं होंगे, डेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप फॉर्मेट को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, नेम ऑफ असेसमेंट या प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये तो आपका डिटेल हो गया। ये क्या होता है, इसकी क्या मीनिंग है, इसके लिए आप इसके पहले वाला वीडियो रेफर कीजिए, इंट्रोडक्शन टू टैक्स, उसके अंदर पूरा डिटेल सब कुछ बताया गया है। कमिंग टू द फॉर्मेट, आप देखेंगे यहाँ पे 3 कॉलम बना हुआ है। पहला है कंडीशन, दूसरा है नंबर ऑफ डेज और तीसरा है रिमार्क। नंबर ऑफ डेज के अंदर जैसी बात है आपको सारे नंबर्स लिखने हैं। रिमार्क के अंदर आपको बताना है कि वेदर भाई कंडीशन जो दी गई है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। सेटिस्फाई हो रही है तो आप सेटिस्फाइड लिखिए, और सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप रिमार्क में लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड। कमिंग टू द फॉर्मेट, तो फॉर्मेट को देखेंगे 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो है बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1) और दूसरी तरफ मिलेगा एडिशनल कंडीशन नीचे की ओर देखिए तो मिड में अंडर सेक्शन 6(6)(a), ठीक है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ कर रहा हूँ। अब बेसिक कंडीशन क्या सिखाता है? बेसिक कंडीशन सिखाता है, ध्यान से सुनिए और जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको स्क्रीन पे देख के इमेजिन करने का कोशिश करना। बेसिक कंडीशन सिखाता है पहला ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। देखा आपने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, फिर 2 में क्या मिल रहा है आपको? A एंड B। इससे पहले आपको और एंड ये दोनों वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। और का मतलब होता है कोई भी एक, और एंड का मतलब होता है दोनों। दैट मीन्स कि हमें बेसिक कंडीशन में या तो पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना है या तो दूसरा वाला करना है, दोनों को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पहला सेटिस्फाई हो गया तो दूसरा मत करना, पहला नहीं हो रहा है तो दूसरा वाला करेंगे, ये तो और का मतलब हो गया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वाले के अंदर आपको 2 कैटेगरी मिलेगी, A एंड B, यानी कि आपकी कंडीशन A भी सॉल्व करना है और आपको कंडीशन B भी सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको दोनों कंडीशन 2 में A एंड B दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बेसिक कंडीशन में या तो आप पहला वाला कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई कीजिए, यानी कि स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, या तो आप दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए अगर पहला वाला नहीं हो रहा है तो दूसरा वाला जब करेंगे तो उसके अंदर A और B दोनों करना पड़ेगा। 60 डेज वाला कंडीशन भी आएगा, 365 डेज वाला भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। होगा क्या, सवाल ये है कि इसको सेटिस्फाई करने से क्या होगा। तो जैसे हमें सम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल लेक्चर बताऊंगा कि कैसे टाइमलाइन वगैरह बनाया जाता है। हमने सम सॉल्व किया और हमको मालूम पड़ा कि मिस्टर एक्स जो एसएससी हैं वो 200 दिन इंडिया में थे। तो पहली कंडीशन क्या बोलती है? स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल अगर वो बंदा मिस्टर एक्स 200 दिन इंडिया में था, हमारी कंडीशन तो 182 डेज की है, तो हम नंबर ऑफ डेज में लिखेंगे 200, रिमार्क में लिखेंगे सेटिस्फाइड। अब जो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो नीचे के दोनों कंडीशंस के आगे हम क्या लिख देंगे? नॉट एप्लीकेबल। क्यों नहीं एप्लीकेबल? क्योंकि भाई साफ साफ बताया गया है बेसिक कंडीशन 1 और 2, पहला सेटिस्फाइड हो गया तो दूसरे वाले को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो सीन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। पहला जो कंडीशन है 182 वाला, हमने सम सॉल्व किया और हमको मालूम पड़ रहा है कि यार ये तो 150 डेज ही आ रहा है, तो हम सॉल्व करेंगे, हम वहाँ पे लिखेंगे कंडीशन 1 के सामने 150 डेज, रिमार्क में लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड। अब नॉट सेटिस्फाइड लिख दिया, यानी पहला कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम दूसरे कंडीशन की ओर जाएंगे। जब दूसरे कंडीशन में जाओगे तो ए और बी दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अच्छा, ए वाला क्या बोलता है? स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और अपना आंसर तो 150 दिन आ रहा था एग्जाम्पल में, तो भाई 150 दिन लिखेंगे नंबर ऑफ डेज में, रिमार्क में लिखेंगे सेटिस्फाइड। लेकिन इसके अकेले से सेटिस्फाई होने से कुछ होने वाला नहीं है, तो अपने को भाई बी वाले में भी जाना पड़ेगा। स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसको मैं एकदम सरल भाषा में बताता हूँ। आपका जो पिछला प्रीवियस ईयर है, ठीक है, असेसमेंट ईयर से एकदम पीछे वाला, उसको छोड़ के उसके पहले के 4 साल के अंदर, मतलब आपको अपने प्रीवियस ईयर को नहीं गिनना है, उसके पहले के 4 साल के अंदर आप इंडिया में 365 दिन 365 डेज होने चाहिए। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरा आंसर 400 डेज है, तो ऊपर सेकंड ए वाला तो मैंने सेटिस्फाई कर ही लिया था,
150 डेज़ के हिसाब से मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि समझो मैंने सम सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे 400 दिन आंसर आ गया, तो मुझे तो ये 365 दिन, मुझे 400 दिन आ रहा है, ये कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाइड हो गई। अब हुआ क्या, पहला कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड और सेकंड में ए और बी दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ये जो भी बंदा है मिस्टर एक्स, वो अब इंडिया का रेसिडेंट घोषित हो चुका है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, पहला नहीं हो रहा है तो दूसरा दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो रेसिडेंट बन जाएगा। मैं आपको एक और केस देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन 150 डेज़ का था, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सेकंड वाले में 60 डेज़ था, अपने को 150 डेज़ आ रहा है, सेटिस्फाइड हो गया। बी वाले में 365 दिन चाहिए, हमें 364 आ रहा है, तो यहाँ पे रिमार्क में क्या आएगा, नॉट सेटिस्फाइड, बी के आगे आएगा नॉट सेटिस्फाइड, और ये बंदा नॉन रेसिडेंट घोषित हो जाएगा। क्योंकि रेसिडेंट होने के लिए, आई रिपीट माई सेल्फ, रेसिडेंट होने के लिए बेसिक कंडीशन 1 या तो बेसिक कंडीशन 2 में ए एंड बी दोनों को सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक का पार्ट समझ में आ गया तो एडिशनल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही आपको पता चलेगा कि भाई पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, तो आप दूसरे वाले को छोड़ के सीधे एडिशनल कंडीशन पे आ जाओगे। या तो पहला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है लेकिन दूसरा ए और बी दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है, तो आप एडिशनल कंडीशन की तरफ आ जाओगे। या अगर आपको मालूम पड़ गया कि भाई ऊपर ना पहला सेटिस्फाइड हो रहा है और दूसरे वाले में दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाइड हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, या दोनों भी नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये बंदा नॉन रेसिडेंट है। और अगर नॉन रेसिडेंट आंसर आ रहा है बेसिक कंडीशन में, तो एडिशनल सॉल्व करना नहीं है। मेरा मकसद से यहाँ पे फॉर्मेट सिखाना है, बट ऑब्वियस मैं आपको जब सम कराऊंगा तो मैं आपको डिटेल्ड नंबर्स के साथ में एग्जांपल दूंगा। बट फिलहाल इस बात को समझिए कि अगर बेसिक कंडीशन में हमें पता चल गया कि भाई कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, मतलब ये बंदा तो नॉन रेसिडेंट है, तो हमें एडिशनल कंडीशन सॉल्व करना नहीं है। तो क्या याद कीजिए, पहले क्या बताया गया था कि एडिशनल कंडीशन क्यों ज़रूरी होता है। एडिशनल कंडीशन ज़रूरी होता है ये जानने के लिए, देखिए ऊपर, कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। और ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी किधर आता है, आपको 6वें वाले पॉइंट में दिख जाएगा, रेसिडेंट के केस में आता है। तो अगर आपको मालूम पड़ गया है कि सामने वाला बंदा नॉन रेसिडेंट है, तो आपको एडिशनल सॉल्व करना नहीं है। एडिशनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दो कंडीशन मिलेगा, स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और नीचे मिलेगा रेसिडेंट इन 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, और बीच में लिखा है एंड, यानी एडिशनल के अंदर पहला और दूसरा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, दूसरी नहीं हो रही है, भाई नहीं चलेगा, ये नॉट ऑर्डिनरी के केस में आ जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, नॉट ऑर्डिनरी केस में आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी 1 एंड 2, तभी वो ऑर्डिनरी के केस में आएगा। तो क्या है पहली कंडीशन एडिशनल में, कि पिछले 7 साल में सेम उसी तरह, आपका प्रीवियस ईयर छोड़ दीजिए, आपका असेसमेंट ईयर अगर 20-21 है, प्रीवियस ईयर 19-20 होगा तो 19-20 को छोड़ दीजिए, उसके पहले के 7 साल में जाके काउंट करो वो इंडिया में 730 दिन था या नहीं था। अगर आंसर 730 या उससे ज़्यादा आता है तो पहली कंडीशन एडिशनल की सेटिस्फाइड हो जाएगी। और बी में भी वैसे ही करना है, सेकंड में भी वैसे ही करना है, बी बोल रहा हूँ सॉरी, सेकंड में भी यही करना है। रेसिडेंट इन 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, अपने प्रीवियस ईयर को छोड़िए सेम, और पिछले 10 साल में जाके चेक कीजिए कि पिछले 10 साल में वो इंडिया में कितनी बार रेसिडेंट था। अगर 2 या 2 से ज़्यादा टाइम रेसिडेंट होगा तो आपका आंसर जो है वो आएगा सेटिस्फाइड। ठीक है, अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर बेसिक कंडीशन में पहला या तो दूसरा दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो ये हो जाएगा रेसिडेंट, और एडिशनल में दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अगर एडिशनल में एक हो रहा है एक नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या हम लोग इसको कहते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तीसरा बात ये याद रखना है कि अगर बेसिक में पहला कंडीशन या दूसरे में से कोई भी एक सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो आपको एडिशनल कंडीशन को सॉल्व नहीं करना है, आपका सम वही खत्म होगा आधे में ही, और द आंसर विल बी डिक्लेयर्ड एज नॉन रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट की कोई कैटेगरी नहीं होती है। नहीं समझा तो वीडियो को रिपीट कीजिए, ज़रूर सुनिए, समझिए, अपने डाउट्स को कमेंट में ज़रूर लिखना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट्स हैं जो मैं अभी आपको बट ऑब्वियस नहीं बता सकता डिटेल में, जब हमको सम करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं सम्स को इंट्रोड्यूस करूँगा तो वहाँ पे इस वर्किंग नोट का यूज़ कैसे किया जाता है ये आपको लाइव पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये देखिए, अगर आप फ़ोन को थोड़ा टिल्ट कर लेंगे तो दिस इज़ हाउ द फॉर्मेट इज़ गोइंग टू बी। लेफ्ट हैंड साइड में आप पूरा फॉर्मेट लिखेंगे, राइट साइड में ऊपर आपको कमेंट्स देना पड़ेगा कि भाई ये कौन सा कैटेगरी में आता है। ठीक है, और नीचे आपको वर्किंग नोट, और यहाँ पे आपको एक सेकंड वर्किंग नोट मिलेगा कैलकुलेशन ऑफ डेज।
अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 10 साल का कैलकुलेशन दिया हुआ है, और आपको समझ जाना चाहिए 10 साल का कैलकुलेशन क्यों दिया है, बिकॉज फॉर्मेट में कई जगह 4 ईयर्स, 7 ईयर्स और 10 ईयर्स का कैलकुलेशन पूछा हुआ है। और ये सेकंड फॉर्मेट देखिए, पहले 4 साल का कैलकुलेशन है, फिर उसमें 3 साल और ऐड होगा, फिर लास्ट में 3 साल और ऐड होगा, टोटल 10 साल का कैलकुलेशन इसके अंदर दिया गया है। इसको यूज़ कैसा करना है ये आपको हमारी अगली वीडियो में मिलेगा। अब एक लास्ट पार्ट जो अपने को याद रखना है कि अभी तक हमने जो भी सीखा, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ठीक है, कब आगे बढ़ना है एडिशनल में, कब नहीं बढ़ना है, ये सारी चीज़ें किसके लिए था, ये सारी चीज़ें नॉर्मल कैटेगरी ऑफ पर्सन्स के लिए थी, जो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है नॉर्मल, जिसकी कैटेगरी पूरी ब्लैंक है। ये नॉर्मल कैटेगरी के लोगों के लिए मैंने जितना भी बताया ये सब नॉर्मल कैटेगरी के लोगों का था। तो आप कहेंगे सर एक्सेप्शन के लिए क्या कुछ अलग है? हाँ, थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो नॉर्मल से काफ़ी ईजी है। तो याद रखना ये जितनी भी कंडीशन हमने अभी देखी इस फॉर्मेट के अंदर, दिस ऑल बिलोंग टू नॉर्मल कैटेगरी पीपल। तो आपका सवाल आएगा सर एक्सेप्शन के लिए क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है एक्सेप्शन के लिए। एक्सेप्शन के लिए सिर्फ ये चेंज होगा कि बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर ये जो सेकेंड कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज वाली और स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज वाली, ये डिलीट हो जाएगी। जब मैं कहता हूँ वर्ड डिलीट हो जाएगी, तो डिलीट वर्ड का क्या मतलब है कि भाई 60 वाला डेज का सेक्शन और 365 डेज वाला सेक्शन ये इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है। यानी जब हम सम करेंगे तो हमें करना है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर हमें पता चल गया कि ये एक्सेप्शन का केस है, हम पहला कंडीशन सॉल्व करेंगे, पहला कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम आगे जाके एडिशनल कंडीशन सॉल्व करेंगे, और अगर पहला कंडीशन सॉल्व नहीं हो रहा है तो दूसरा कंडीशन तो एप्लीकेबल ही नहीं है। यानी कि सेकेंड कंडीशन को सॉल्व ही नहीं करना है अगर एक्सेप्शन का सम आएगा तो आपको सीधा एडिशनल कंडीशन पे आना है। तो अगर एक्सेप्शन का सम कर रहे हो, बेसिक में पहला वाला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है 182 वाला, आपका सम ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि एडिशनल कंडीशन पे आप बढ़ ही नहीं सकते, तो क्या आपका बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी गाइस, अगर नॉर्मल कैटेगरी का सम आता है तो आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है पूरा का पूरा सॉल्व करना है जैसे के वैसे कंडीशन के साथ। और अगर एक्सेप्शन का सम आता है तो आपको सेकेंड कंडीशन जो है, बेसिक कंडीशन जो है, उसको हाथ नहीं लगाना है, उसको टच नहीं करना है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिलीटेड। तो आपको सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी सॉल्व करना है और सीधा एडिशन पे जंप करना है। अब इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको हमारा अगला वीडियो रेफर करना पड़ेगा, जिसके अंदर इन डिटेल सब कुछ बताया गया है कि नॉर्मल कैटेगरी के सम में और एक्सेप्शन कैटेगरी के सम में क्या डिफरेंसेस है, उनको प्रैक्टिकली सॉल्व कैसे किया जाएगा, और जो वर्किंग नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको यूज़ कैसे करना है, और सम खत्म होने के बाद कमेंट्स किस तरीके के होने चाहिए। ये सब आपको हमारे अगले प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर ज़रूर मिलेगा। अपने कोई भी डाउट्स जो आपको इस टॉपिक के अंदर होगा इसको कमेंट में लिख देना, आपको इसका रिप्लाई 101% ज़रूर मिलेगा। तो गाइस इसी के साथ में आज हम करते हैं टाटा बाय बाय, और अपनी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल सम्स ज़रूर लेकर आएंगे ताकि आपको ये चैप्टर एकदम ईजी तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर द वीडियो।